अंग्रेजी में एक शब्द है कॉपीकैट क्राइम, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा आपराधिक कृत्य जो किसी पूर्व में किए गए अपराध के तरीके से प्रेरित हो। आप लोगों ने बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी दृश्यम तो देखी ही होगी, जिसमें किस तरह एक आम आदमी अपने अपराध को छिपाने के लिए सारी हदों तक गुजर जाता है। ठीक वैसी ही घटना मुंबई के नालासोपारा इलाके से सामने आई है, जिसने न केवल लोगों को स्तब्ध कर दिया बल्कि दृश्यम मूवी की कहानी को वास्तविकता में जीवंत कर दिखाया है। मुंबई के नालासोपारा पूर्व में एक इलाका पड़ता है गड़गापाड़ा। यहीं की साई वेलफेयर सोसाइटी के एक घर में टाइलों के नीचे एक 32 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली है। कौन था यह व्यक्ति और किसने दिया इस घटना को अंजाम, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। मुंबई में बड़ी मशहूर जगह है नालासोपारा। अक्सर आपने अलग अलग फिल्मों में या फिर कॉमेडी शोज में इस जगह का नाम सुना होगा। नालासोपारा इलाके में एक मोहल्ला है गड़गापाड़ा। इसी मोहल्ले की एक कॉलोनी में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें 32 साल के विजय चौहान, उसकी बीवी चमन उर्फ कोमल जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल और दोनों का एक 8 साल का बेटा रहते थे। इनकी जिंदगी खूब अच्छे से गुजर रही थी। विजय एक बेहद मेहनती व्यक्ति था जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राजमिस्त्री का काम किया करता था। उसको अपने काम के सिलसिले में दूर दूर तक जाना पड़ता था। वह कई बार मुंबई के बाहर जाकर भी काम करता था। काम खत्म होने के बाद वह लौटकर अपने घर आ जाता था। जिंदगी सही चल रही थी। इसी वजह का एक भाई है अखिलेश चौहान, जो नालासोपारा के पास में ही बिलालपाड़ा में रहता है। अखिलेश एक मकान खरीदना चाहता था। उसके लिए उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। ये तो आप जानते ही हैं कि आज के महंगाई के दौर में आम लोगों के लिए मकान खरीदना कितना मुश्किल होता है। पैसे कम पड़ने की वजह से उसने सोचा किसी और से पैसे लेने के बजाय क्यों ना अपने भाई विजय से उधार ले लूं। आज से लगभग 2 सप्ताह पहले उसने अपने भाई विजय को फोन किया, लेकिन विजय का फोन स्विच ऑफ था। फिर उसने अपनी भाभी का नंबर लगाया तो उनका भी नंबर नहीं लगा। जब उसकी उन दोनों में से किसी से भी बात नहीं हो पाई तो उसने सोचा कि पता नहीं क्या समस्या हो गई। उसने तय किया कि मैं स्वयं अपने भाई के घर चला जाता हूं, उनके हालचाल जान लूंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। वह बिलालपाड़ा से गड़गापाड़ा पहुंचा। घर में भाभी और भतीजा मिले। भाभी कोमल से उसने पूछा कि भैया कहाँ हैं? फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो भाभी ने बताया कि वह करीब 1 हफ्ते पहले काम के सिलसिले से कुर्ला गए हुए हैं और बीच में एक बार आए भी थे। कुछ घंटों रुके फिर वापस चले गए। काम में शायद बिजी होंगे, मैं भी फोन लगा रही हूं तो बात नहीं हो पा रही। फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अखिलेश को लगा हो सकता है भैया बिजी हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वह वापस आ गया। तकरीबन 8 से 9 दिनों का वक्त गुजरा। अखिलेश ने फिर सोचा कि अब तो काफी दिन बीत चुके हैं, अब तो भैया आ ही गए होंगे, क्यों ना फिर एक बार मैं बात कर लूं। उसने विजय को फिर से फोन किया तो इस बार भी विजय का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी। उसने सोचा कि आजकल गांव देहात में भी बिजली और नेटवर्क है। ये विजय के फोन को ऐसा क्या हो गया कि उनका फोन बंद आ रहा है। उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसकी भाभी का फोन भी स्विच ऑफ जाने लगा। वह बिना किसी देरी के फिर से अपने भाई के घर गड़गापाड़ा पहुंचा। उसने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है और इस बार भाभी भी घर में नहीं है। कहाँ गई हैं किसी को नहीं पता। यहाँ आसपास बहुत घनी आबादी है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। छोटी जगहों में अक्सर लोगों को एक दूसरे की खबर होती ही है। उसने सोचा आस पड़ोस के लोगों को शायद कुछ पता हो। अब उसने पड़ोस के लोगों से अपने भाई विजय और भाभी कोमल के बारे में पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि विजय को तो काफी दिनों से नहीं देखा, पर कोमल अभी 1-2 दिन पहले ही यहीं दिखी थी, लेकिन अभी कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। अखिलेश को यह बात बहुत हैरान और परेशान कर रही थी। इसी परेशानी के आलम में उसने उसी गड़गापाड़ा इलाके में अपना एक जानकार से बातचीत की और उससे यह रिक्वेस्ट किया कि एक बार चल के मकान में जरा देखते हैं कि ये लोग ताला लगाकर कहाँ गए हैं, मकान में क्या है क्या नहीं है, क्या सारा सामान लेकर चले गए, मकान खाली कर दिया या नहीं किया।
मेरे मन में बड़ी फिक्र हो रही है। एक बार चलकर देख लेते हैं। आस पड़ोस के लोगों को लेकर वह अपने भाई के घर पहुंचा और जब घर का ताला तोड़ने के बाद लोग अंदर गए तो दिखा कि अंदर वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक जगह कमरे में जो टाइल्स है वो कुछ असामान्य लग रही थी। हालांकि उन टाइल्स का कलर तो वही था जो पुराने टाइल्स का था, लेकिन सारे पुराने टाइल्स के बीच अगर 2-3 नए टाइल्स लगे हुए हों तो आप समझ सकते हैं कि नए टाइल्स पर इंसान की नजर चली ही जाएगी। ये देखकर अखिलेश को लगा कि आखिर बीच में टाइल्स क्यों नए लगाए गए हैं। हालांकि आमतौर पर ऐसा इंसान सोचता नहीं है, लेकिन जिस तरह का दौर है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं, तो उसके मन में यह आना कोई असामान्य बात नहीं है। उसने अपने दोस्त और आसपास के लोगों से कहा कि मैं टाइल्स को हटाकर देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई भाभी के साथ कोई अनहोनी हो गई हो। इसी ख्याल के बीच अखिलेश ने आस पड़ोस के लोगों के साथ उन टाइल्स को हटाना शुरू कर दिया। फावड़े से उस टाइल्स को तोड़ा और मिट्टी हटाई गई। तकरीबन 1 या 1.5 फीट मिट्टी हटाई। उसके बाद धीरे धीरे वहां से जमीन के नीचे से बड़ी तेज बदबू आने लगी और यह बदबू जितनी खुदाई होती गई उतनी ज्यादा तेज होती गई। लोगों को अब यह शक होने लगा कि शायद अखिलेश के मन में जो बात थी कहीं उसके भाई के साथ कोई अनहोनी न हुई हो। लगता है वो बात सही साबित हो रही है, क्योंकि टाइल्स भी नया था और खोदने पर बदबू भी आ रही है। इसका मतलब यहाँ नीचे कोई चीज गड़ी हुई है। वो क्या चीज है, लोगों के मन में ये चिंता पनपने लगी थी। हालांकि जब तक नीचे क्या है ये पता ना चले कोई कुछ नहीं बोल सकता। लोग बहुत परेशान हो गए और इसके बाद जब खुदाई थोड़ी और आगे बढ़ी तो मिट्टी के नीचे बनियान जैसी एक चीज नजर आई। अब उनको पूरा यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि अब इससे पहले कि आगे की खुदाई करें, हमें पुलिस को इस मामले की जानकारी दे देनी चाहिए। उन्होंने नाला सुपारा लोकल पुलिस स्टेशन पर इसकी खबर दी। लोकल पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने खुदाई शुरू हुई और जब तकरीबन 4 फीट खुदाई हुई होगी तो अंदर से एक लाश निकली। लाश की हालत काफी खराब थी, उससे बड़ी तेज बदबू आ रही थी और इस लाश को देखकर पहचान पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी जो हुलिया या कपड़े, इस तरह की चीजों से जो अंदाजा लगा, उससे यह बात साफ हो गई कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई विजय चौहान की है। पुलिस ने फौरन डेड बॉडी को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मर्डर का केस दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उससे पता चला कि यह लाश कम से कम 15 से 20 दिन पुरानी है। अखिलेश से पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि मैं यहाँ कुछ रोज पहले आया था, मेरी भाभी से मुलाकात भी हुई थी। भाभी ने बताया कि भाई कुरला गया हुआ है और भाभी यहाँ अपने बच्चे के साथ मौजूद थी और आज जब वापस आया तो यहाँ कोई नहीं मिला, घर में ताला लगा था। मैंने ही अपने दोस्त व आसपास के लोगों की मदद से घर का ताला खोला। उसके बाद जब मुझे कुछ शक हुआ तो आपको सूचना दी गई। अब पुलिस को कोमल की तलाश थी क्योंकि वही विजय के बारे में कुछ बता सकती थी, लेकिन कोमल तो गायब थी। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए अपने मुखबिरों को लगाया तथा पुलिस ने कोमल के नंबर की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर में कोमल की एक नंबर पर ज्यादा बार बात हुई थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में जानकारी की तथा आसपास के लोगों से कोमल के बारे में पता किया तो पता चला कि एक लड़का अक्सर उसके घर आता था और कोमल उसके साथ कभी कभार बाहर भी जाती थी। दोनों साथ घूमते हुए भी देखे जाते थे। जब लड़के के बारे में जानकारी की तो पता चला कि उसका नाम मोनू विश्वकर्मा, जिसकी उम्र 20 साल है। तो ये सारी चीजें यह प्रूफ कर रही थी कि कोमल का उस लड़के से अफेयर है जो उम्र में उससे तकरीबन 8 साल छोटा है। वो भी नाला सुपारा के इलाके का रहने वाला है। अब पुलिस ने मोनू विश्वकर्मा की तलाश करना शुरू कर दिया तो पता चला मोनू भी अपने घर से गायब है। अब ऐसा लगने लगा था कि कोमल ने मोनू के साथ मिलकर अपने पति विजय चौहान का कत्ल किया होगा और अपने 8 साल के बेटे को लेकर अपने आशिक मोनू के साथ फरार हो गई है। छानबीन आगे बढ़ी तो यह भी पता चला कि विजय चौहान के अकाउंट में जो भी रुपए थे उनमें से काफी सारा पैसा कोमल ने निकाल लिया है, क्योंकि विजय का फोन भी उसी के पास था और पत्नी होने के नाते उसे पिन भी पता थे। कोमल ने इन्हीं डिटेल का इस्तेमाल कर रुपए निकाले थे। पुलिस की अब तक की छानबीन से यह बात क्लियर हो गई कि विजय को कोमल और मोनू के अफेयर की जानकारी थी। वह अपनी पत्नी कोमल को इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होने से रोकता था।
मोनू को भी रोकता था और इसी वजह से कोमल और मोनू को यह लगता था कि विजय उनके प्यार के रास्ते में कांटा बन रहा है और इसी वजह से ये दोनों रास्ते से हटाना चाहते थे और शायद इसी प्लानिंग के तहत इन दोनों ने उसकी हत्या करके उसी घर में दफना दिया और ऊपर से टाइल्स भी लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन कत्ल कैसे किया, साजिश कैसे रची, कैसे उसको दफनाया, टाइल्स किसने लगाया, क्या इन दोनों ने खुद लगाई टाइल्स या किसी मिस्त्री को बुलाया था? इन सभी प्रश्नों के जवाब अभी बाकी हैं क्योंकि कोमल और मोनू अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इन दोनों के पकड़े जाने पर ही इस राज से पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, एक प्यार जो उम्र की सीमा लांघ गया, एक पत्नी जो वफादारी की कब्र खोद गई और एक कत्ल जो टाइल्स के नीचे दफन था। अब देखना यह है कि कब सच अपने पूरे चेहरे के साथ सामने आता है। आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी अन्य घटना के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।